लद्दाख में किस बात को लेकर हो रहा है हंगामा? आखिर क्यों 0 डिग्री टेम्परेचर में हजारों की संख्या में लोग लेह में जमा हुए और व्यापक बंद का आयोजन किया? सामाजिक कार्यकर्ता और मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित सोनम वांगचुक ने मांग न पूरी होने पर आमरण अनशन की चेतावनी क्यों दी? नमस्कार, मैं सुप्रभा। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि लद्दाख का मुद्दा क्या है, लद्दाख के लोगों की मांग क्या है, मांग को मानने या ना मानने के कारण क्या हैं, और मांग को ना मानने पर उनके विकल्प क्या हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लद्दाख के मुद्दे को समझने के लिए हमें लद्दाख के इतिहास को जानना होगा। वैदिक काल में उत्तर वैदिक नाम के लोग और उनके वंशज यहाँ पर राज किया करते थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय लद्दाख कश्मीर का हिस्सा था। क्योंकि कश्मीर से लद्दाख एक खास समय में जुड़ जाता है, इसलिए हमें कश्मीर के इतिहास को जानना होगा। वैदिक काल में उत्तर वैदिक नाम के लोग और उनके वंशज कश्मीर में राज किया करते थे। तकरीबन 300 BC में अशोक के समय में मौर्यन एम्पायर ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद 150 BC में कुषाण डायनेस्टी ने यहाँ पर राज किया। इस समय कई सारे विद्वानों ने बौद्ध धर्म के जरिए भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। इसमें नाम आता है अश्वघोष का, नागार्जुन का, और यह भी कहा जाता है कि कनिष्क ने बौद्धों की चतुर्थ संगति यानी कि काउंसिल कश्मीर में कराई थी और कनिष्कपुर नाम का शहर भी कश्मीर में बसाया गया था। तो कहने का अर्थ यह है कि कश्मीर शुरू से ही भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। इसके बाद यहाँ पर कई हिंदू डायनेस्टीज आई, जैसे कि करकोटा डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी, लोहार डायनेस्टी। तो वैदिक काल से 1300 AD तक कश्मीर में हिंदू राजाओं का राज था। 1300 AD की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि 1300 AD में पहली बार कश्मीर में इस्लामी राजाओं का आगमन हुआ और तकरीबन 1330 के आसपास यहाँ पर इस्लामी राजाओं का शासन रहा। 1330 के बाद यहाँ पर मुगलों का शासन, जैसे कि शाहजहां और जहांगीर का रेफरेंस हमें मिलता है। इसके बाद यहाँ पर अफगानों का शासन रहा, दुर्रानियों का शासन रहा और यह लगभग 1819 तक चला। 1819 में एक ऐसी घटना घटी जिसने कि बिल्कुल तख्ता पलट कर दिया। आइए जानते हैं। महाराजा रंजीत सिंह, जो कि एक सिख शासक थे और अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, उनके सिपा सालार थे गुलाब सिंह। 1819 में महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में गुलाब सिंह ने एक युद्ध लड़ा और उसका परिणाम यह हुआ कि कश्मीर सिखों के नियंत्रण में आ गया। इससे महाराजा रंजीत सिंह गुलाब सिंह से बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने 1820 में गुलाब सिंह को कश्मीर का राजा घोषित कर दिया। इसके पश्चात गुलाब सिंह ने कई युद्ध लड़े और वह युद्ध जीतता चला गया और 1834 में उसने लद्दाख को कश्मीर का हिस्सा बना लिया। इसके पश्चात 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उनके परिवार में यह कला शुरू हो गई कि अब राजा कौन बनेगा। यह कला तकरीबन 6 वर्ष तक चली। 1845 में अंग्रेज भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे। ऐसे में उन्होंने सिखों के साथ एक युद्ध किया जिसे कि हम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के नाम से भी जानते हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि सिख युद्ध हार गए। इस बीच गुलाब सिंह ने अंग्रेजों के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसको कि हम अमृतसर ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, और 1846 में अमृतसर ट्रीटी साइन हुई, जिसके की तहत गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को 75 लाख रुपए दिए और अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को कश्मीर का महाराजा घोषित कर दिया। अब स्थिति यह थी कि गुलाब सिंह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के महाराजा घोषित हो चुके थे और इस ट्रीटी के अनुसार उनके बेटे और उनका वंश यहाँ पर राज कर सकता था। तो तकरीबन 1846 से 1947 यानी कि 100 सालों तक गुलाब सिंह और उसके वंश ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में राज किया, जिसको कि हम डोगरा वंश के नाम से भी जानते हैं। 1947 में कश्मीर के महाराजा थे डोगरा वंश के महाराजा हरि सिंह जी
और 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली उस वक्त लेह और लद्दाख कश्मीर का हिस्सा था। कश्मीर में 14 डिस्ट्रिक्ट थे। वह 14 डिस्ट्रिक्ट थे कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, पुंछ, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, लेह और लद्दाख, गिलगित वजारत, चिल्लस और ट्राइबल फैमिली। तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट उस वक्त कश्मीर में थे। तो लेह और लद्दाख हमेशा भारत से अपनी स्वायत्तता की मांग किया करता था कि हम तो भारत का ही अंग थे, वो तो हम 1834 में जम्मू और कश्मीर में मिला लिए गए। तो स्टेट गवर्नमेंट इनके वेलफेयर के लिए हमेशा काम किया करती थी। 1947 से 2019 तक यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने 14 डिस्ट्रिक्ट को परिवर्तित कर दिया 28 डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि कोई भी चीज़ नई नहीं लाई गई, कोई भी चीज़ हटाई नहीं गई। उन्हीं 14 डिस्ट्रिक्ट को किसी को जोड़कर, किसी को अलग कर 28 डिस्ट्रिक्ट में परिवर्तित कर दिया गया। तो 14 डिस्ट्रिक्ट तो पहले थी ही, उसके साथ साथ 14 और डिस्ट्रिक्ट इसमें जोड़ ली गई। तो जो 14 और डिस्ट्रिक्ट इसमें जोड़ी गई 2019 तक, उनके नाम हैं कुपवाड़ा, बांदीपुर, गंदेरबल, श्रीनगर, बडगांव, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, सांबा और कारगिल। लेह और लद्दाख हमेशा अपनी स्वायत्तता की मांग किया करते थे। तो 1995 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। तब की स्टेट गवर्नमेंट ने उनके वेलफेयर के लिए एक एक्ट लाया जिसका नाम था लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1995। फिर 1997 में इसे रीनोटिफाई किया गया और 2018 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। जो ऑटोनॉमस हिल काउंसिल थी उसके कुछ काम थे। वह काम क्या थे वो हम समझते चलते हैं। वह कई मामलों में डिसीजन ले सकती थी, जैसे कि वह टैक्स लगा सकती थी। अब टैक्स किस चीज़ पे लगा सकती थी? वह ट्रांसपोर्ट पे टैक्स लगा सकती थी, एंटरटेनमेंट पे टैक्स लगा सकती थी, बिजनेसेस पे टैक्स लगा सकती थी। उसके बाद दूसरा वह क्या काम कर सकती थी? ज़मीन जो उनके अंतर्गत आती है वह उसका इस्तेमाल कैसे करे, वह इसका डिसीजन ले सकती थी। तीसरा, वह अपने डेवलपमेंट प्लान बना सकती थी। उसके लिए वह बजट निर्धारित कर सकती थी। वह अपने डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट पे काम कर सकती थी। अपने लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए वह गाइडलाइन जारी कर सकती थी और अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वह गाइडलाइन जारी कर सकती थी। तो कुछ स्वायत्तता उन्हें दी गई थी, कुछ अधिकार उन्हें दिए गए थे। अब हम ये जान लें कि ये काउंसिल मेंबर इलेक्ट कैसे किए जाते हैं। 1997 में लेह के काउंसिल एक्ट में 30 मेंबर्स थे, जिसमें कि 26 मेंबर तो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं और 4 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। अब ये जो तमाम डेवलपमेंट के डिसीजन लेने हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं उसे कहते हैं चीफ काउंसिल एग्जीक्यूटिव। और 4 काउंसिल मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि उनको निर्णय लेने में मदद करते हैं। और किस प्रकार के निर्णय लेने होते हैं वह हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। उनको स्वायत्तता होती है डेवलपमेंट में काम करने की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें पूरी तरीके से छूट है। गवर्नर की निगरानी रहती है उन पर, स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी रहती है उन पर, और भारत सरकार का संविधान तो है ही। तो हिल डेवलपमेंट काउंसिल अपना काम अच्छे से कर रही थी। जब 2019 में धारा 370 कश्मीर से हटाई गई तो इसका कश्मीर पर क्या प्रभाव रहा ये हम सब जानते हैं, लेकिन चलिए अब हम इसको लेह, लद्दाख और कारगिल के संदर्भ में समझते हैं। तो 2019 में जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई तो एक एक्ट को पास किया गया जो कि था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसके सेक्शन 4 में ये बताया गया कि धारा 370 हटने से पहले जम्मू और कश्मीर का जो स्टेट था उसमें से लेह, लद्दाख और कारगिल डिस्ट्रिक्ट को हटाकर जो भी हिस्सा बचा है वो कहलाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
और इसी के सेक्शन 3 में बताया गया कि लेह लद्दाख और कारगिल की जो टेरिटरी है वो कहलाएगी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। दोनों में फर्क ये था कि जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी थी उसके पास अपनी लेजिस्लेचर होगी, जैसे दिल्ली के पास अपनी लेजिस्लेचर है, लेकिन जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है उसके पास अपनी कोई लेजिस्लेचर नहीं होगी। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसी स्थिति में महत्वपूर्ण हो जाता है। 4 डिस्ट्रिक्ट गिलगित वजारत, चिल्लस और अदर ट्राइबल फैमिलीज के बारे में आप कहीं नहीं पढ़ते, लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर्स निकाले जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि लेह लद्दाख और कारगिल के अंतर्गत ये 4 डिस्ट्रिक्ट भी होंगे। तो चलिए अब हम इसको मैप के द्वारा समझ लेते हैं। ये है जम्मू एंड कश्मीर का मैप। इसमें जो आप ये हरे रंग से देख रहे हैं, जो एरिया बना रखा है मैंने, वो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और ये जो बाकी ब्लू पेन से बना हुआ है ये है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर के पास अपनी लेजिस्लेचर है जिसमें कि अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, और लद्दाख के पास अपनी कोई लेजिस्लेचर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इलेक्शन होने की कोई संभावना भी नहीं है अभी। आपको लगेगा कि लद्दाख के पास कितना बड़ा एरिया है, लेकिन ये जो डॉटेड लाइंस हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये है तो भारत का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान इस पर अपना कब्जा जमाता है, और ये वाला जो हिस्सा है इस पर चाइना अपना कब्जा जमाता है। इसमें एक्साइचिन है और यहाँ पर गलवान वैली है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि भारतीय सेना और चीनी सेना की मुठभेड़ यहाँ पर होती रहती है। तो ये काफी सेंसिटिव एरियाज हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये जो हम एरिया देख रहे हैं बाकी बचा, ये लद्दाख का एरिया है। तो लद्दाख देखिए आप कितने सेंसिटिव एरिया से कवर है। जम्मू एंड कश्मीर तो फिर भी सेफ है और उसके पास अपनी लेजिस्लेचर है, लेकिन लद्दाख के पास अपनी लेजिस्लेचर भी नहीं है, और वो कितने ज्यादा सेंसिटिव एरिया से लगा हुआ है। तो लद्दाख के लोगों की मांग है, पहली, हमें भारतीय संविधान के 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर लीजिए। दूसरी इनकी मांग है, हमें यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर दे दीजिए, यानी वहां पर हम इलेक्शन करवा सकें और हम अपना प्रतिनिधि चुन सकें। तीसरी इनकी डिमांड है, भारत की पार्लियामेंट में हमें 2 सीट दे दीजिए। चौथी इनकी डिमांड है, एक्सक्लूसिव लैंड और जॉब्स के राइट दे दीजिए। पांचवी इनकी डिमांड है कि पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे लिए बना दीजिए, यानी कि हमें जॉब्स में और हर जगह रिजर्वेशन दे दीजिए। बाकी मांगे तो ठीक हैं, पर पहली 2 मांग में अगर हम फोकस करें तो इनकी पहली मांग है कि हमें 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए, यानी कि हमें 6 शेड्यूल का फायदा दे दिया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 6 शेड्यूल है क्या। भारत के संविधान में अनुच्छेद 244 के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स में ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रावधान है। अगर अनुच्छेद 244 के अंतर्गत किसी भी एरिया को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो वह अपने लिए कानून बना सकते हैं, वो बहुत से टैक्सेस निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें बहुत सी चीज़ों की स्वायत्तता मिल जाती है। अभी लोकल हिल डिस्ट्रिक्ट लेह लद्दाख और कारगिल में है, लेकिन उन्हें कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन ये है कि हमें 6 शेड्यूल के अंदर शामिल कर लिया जाए, जिसमें कि अभी ऑलरेडी 4 स्टेट्स आते हैं, जो कि है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, और उनकी कुछ ट्राइबल फैमिलीज भी। तो उनका कहना है कि जब उनको ये 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया गया है तो हमें क्यों नहीं। दूसरी डिमांड इनकी ये है कि या तो आप हमें पूरा का पूरा राज्य बना दीजिए, या फिर हमें यूनियन टेरिटरी रहने दीजिए और हमारे लिए एक लेजिस्लेचर बना दीजिए जिसमें कि हम इलेक्शन करवा पाएं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि उनकी ये मांग है क्यों। उनका कहना है कि जब धारा 370 नहीं हटाई गई थी तब जम्मू और कश्मीर जो लेजिस्लेचर थी उसमें हमारे प्रतिनिधि रिप्रेजेंट किया करते थे, लेकिन जब धारा 370 हटा दी गई और पूरे लद्दाख ने उसका समर्थन किया तो अब हमारे प्रतिनिधि कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनका कहना है कि अगर आप हमें यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं तो आप हमें एक लेजिस्लेचर भी दे दीजिए।
इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि अभी हमारे यहाँ से सिर्फ एक ही मेंबर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप इसको एक की जगह 2 कर दीजिए कि अब 2 मेंबर हमारे यहाँ से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर पाए। और उनके कहने का कारण क्या है? उनका कहना है कि हमारे यहाँ पर विशेष परिस्थितियां हैं। हमारे यहाँ के ग्लेशियर के पानी से हिंदुस्तान की तरफ 100 करोड़ लोग और चीन की तरफ 100 करोड़ लोगों का जीवन यापन चलता है। तो उनका कहना है कि अगर यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट माइनिंग हुई या फिर यहाँ के कानून उसी तरीके से बनाए गए जिस तरीके से भारत के दूसरे हिस्सों में कानून बनते हैं, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज का आना जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर टूरिज्म का आना शुरू हो जाएगा और यहाँ के कानून कहीं दूर बैठ के बनाए जा रहे होंगे और कानून वो लोग बना रहे होंगे जो कि यहाँ की विशेष परिस्थितियों को नहीं समझते होंगे। तो इससे यहाँ का फ्रेजाइल इकोसिस्टम टूटकर बिखर जाएगा और इसका असर सिर्फ लद्दाख पर ही नहीं पड़ेगा, इसका असर पूरे भारत पर पड़ेगा और इसका असर पूरी मानवता पर पड़ेगा। उनका कहना है कि हमारे यहाँ के रीति रिवाज बहुत ही ट्राइबल हैं, हमारे यहाँ के कस्टम अलग हैं, हमारे यहाँ का कल्चर अलग है। और बात की जाए अगर भारत की चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ युद्ध की, तो चाहे वह 1965 का युद्ध हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, सभी युद्ध लद्दाख के क्षेत्र में लड़े गए थे और लद्दाख के आम आदमी ने आर्मी की बढ़ चढ़कर सहायता की थी। इसलिए उनका कहना है कि हमें हमारी बात को जनतांत्रिक तरीके से कहने का अवसर मिलना चाहिए, इसलिए आप हमारे लिए लेजिस्लेचर बनाइए। तो उनकी 2 मुख्य मांग जिस पर बात चल रही है वह है, पहली, हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर लीजिए ताकि हम अपने निर्णय खुद ले सकें और हम संविधान के अंतर्गत काम कर सकें। दूसरी, हमें राज्य बना दीजिए या फिर हमें यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर बना दीजिए। अभी तक भारत सरकार ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर देखने वाली बात यह है कि जो लद्दाख का क्षेत्र है जिस पर एक तरफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और एक तरफ चीन का दबाव निरंतर बना हुआ है और कारगिल युद्ध भी हो चुका है, तो प्रश्न यह उठता है कि इतने सेंसिटिव एरिया में क्या स्वायत्तता दी जा सकती है? और लद्दाख का कहना यह है कि अगर आप हमें स्वायत्तता दे देते हैं तो क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? तो आने वाले समय में जनमानस की सोच और राजनीतिक सोच किस तरफ जाती है, यह देखने वाली बात होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब कभी भी हम इस पे नया वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, उसमें कमेंट करें। अगर आपके कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगी। तो इसी के साथ मैं सुप्रभा आपसे विदा लेती हूँ और अगले वीडियो में एक खास जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल जिंदगी अनकट।